2018 में हमारी शादी थी। पसंद से शादी की थी? जी, लव मैरिज थी और मेरी पहली शादी थी, उनकी दूसरी शादी। क्यों नहीं चल पा रही है शादी? तो ये जिस तरह टिपिकल मेंटालिटी है मर्दों की, प्रेग्नेंट होगी, बच्चा हो गया तो बच्चे के बाद जी तुम्हारा वेट बढ़ गया है, तुम्हारी स्किन खराब हो गई है, बच्चे के बाद तो औरत किसी काम की नहीं रहती, और इस तरह की बातें और अजीब सा डिप्रेशन। बेटी 4-4.5 माह की थी जब ये कुछ अर्सा आना छोड़ गया। मैंने इनको कहा कि जी आप प्लीज आए, बैठे, जो भी हमारा इख्तलाफ है, जो भी इशू है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो आगे से मुझे रिप्लाई आता है कि जी मैंने तो तुम्हें 2019 में तलाक दे दी थी। तो मैंने कहा जी तलाक आपने कहाँ दी है, किसको दी है? तो आगे से मुझे मैसेज आया, गेट इट योरसेल्फ। इसने जाली तलाकनामा तैयार कराया, वो मेरी जिंदगी के 5-6 साल खा गया है। इसने मुझे छोड़ना था, ये छोड़ देता। ये होम सेक्रेटरी पंजाब है और इसकी बेटी इसी से इंसाफ के लिए कोर्ट के चौथे फ्लोर पे सीढ़ियां चढ़ चढ़ के जा रही है और धक्के खा रही है। मरियम नवाज के नीचे जो होम सेक्रेटरी, उन सेक्रेटरी दाखिला पंजाब है, वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ वो घर में ये सलूक कर रहा है। वो घर में इस तरह का है तो वो बाहर क्या इंसाफ करेगा? इस टाइम मेरे साथ अमरीन मौजूद हैं, जो कि मिसेज थी या हैं वो तो आगे जाके पता लगेगा, होम सेक्रेटरी पंजाब की, और दूसरी शादी इनसे की जाती है, उसमें से इनकी एक बेटी है और अब अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं। ना तो शोहर की तरफ से इनको कोई सपोर्ट है और ना ही उस बच्ची को कोई सपोर्ट है जिसको इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बाप की है। क्या कहानी है, किस तरह से उसके जाल में फंस गई हैं और क्या उसका यही तरीक़ाकार है किसी भी लड़कियों को, किसी भी खातून को अपने जाल में फंसाने का? इन्हीं से बात करते हैं। कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? 2018 में हमारी शादी थी, अप्रैल 2018 में। और आपकी एक बेटी है? हाँ जी, बेटी है, अभी 5 साल की होने वाली है। पसंद से शादी की थी? जी, लव मैरिज थी और मेरी पहली शादी थी, उनकी दूसरी शादी। और इस बात का आपको पता था ना कि दूसरी शादी है उनकी? हाँ जी। ठीक है जी। तो क्या हुआ, क्यों नहीं चल पा रही है शादी? शादी तो बस बताइए, जिस तरह टिपिकल मेंटालिटी है मर्दों की कि शादी होने के बाद जब प्रेग्नेंट होगी, बच्चा हो गया तो बच्चे के बाद जी तुम्हारा वेट बढ़ गया है और तुम्हारी स्किन ख़राब हो गई है, बच्चे के बाद तो औरत किसी काम की नहीं रहती, और इस तरह की बातें और अजीब सा डिप्रेशन और वो सारी चीज़ें। तो बाद में कुछ अर्सा ये बेटी 4-4.5 माह की थी जब ये कुछ अर्सा आना छोड़ गया, ठीक है, और बस यही है कि खर्चा वर्चा कभी भेजा थोड़ा बहुत, कभी नहीं भेजा, इसी तरह से बस अब तक जो है वो ये 5 साल हो गए हमें, बस यही चीज़ें चल रही हैं। और पिछले दिनों ये किया इस बंदे ने कि पिछले दिनों मैंने बात करने की कोशिश की है। एक्चुअली बेटी हमारी जो है वो ऑटिस्टिक है और आपको पता है ऑटिज़म में बच्चे का कितना ख़र्चा और कितना सब कुछ, उसका इलाज और सब चीज़ें होती हैं, जो लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल, और मैं अकेले मैनेज करना और सब चीज़ें। तो मैंने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की पिछले दिनों की, ज़ाहिर है अभी चीज़ें किसी पार तो लगे ना, कि कभी मिलना है, कभी नहीं मिलना, कभी आना है, कभी नहीं आना, तो चीज़ें इतनी मुश्किल चल रही हैं। तो मुझे मैंने 3-3.5 हफ्ते पहले मैंने इनको मैसेज किया और फ़ोन पे बात हुई मेरी इनसे। तो उन्होंने कहा, मैंने इनको कहा कि जी आप प्लीज़ आए, बैठें, जो भी हमारा इख्तलाफ है, जो भी इशू है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो आगे से मुझे रिप्लाई आता है कि जी मैंने तो तुम्हें 2019 में तलाक दे दी थी। अच्छा, मतलब 18 में शादी हुई और 19 में तलाक दे दी थी, जिसका आपको पता ही नहीं है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मैंने कहा जी तलाक आपने कहाँ दी है, किसको दी है? मेरी वो मैसेजेस मौजूद है, मैं आपको वो भेज भी सकती हूँ। मैंने कहा आपने तलाक मुझे कहाँ दी है, किसको दी है, मुझे तो नहीं पता। तो कहते हैं जी वो यूनियन काउंसिल में है। मैंने कहा लाहौर की निकाहनामा तो हमारा तो निकाह तो लाहौर की यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड है ना। तो मैंने कहा जी लाहौर की यूनियन काउंसिल में तो कहीं नहीं है। तो कहता है जी वो नोशकी, कोयटा, वो बलोचिस्तान से आगे इनका कोई गाँव नोशकी है। कहता है जी मैंने वहाँ पे भेजी हुई है नोशकी के यूनियन काउंसिल में। तो मैंने कहा मुझे कोई उसकी पिक्चर, कोई चीज़ मुझे भेजे आप, ठीक है, कोई उसके स्क्रीनशॉट, कोई पिक्चर। तो आगे से मुझे मैसेज आया, गेट इट योरसेल्फ, ठीक है। तो उस वक्त भी अगर तलाक दी होती तो ये बंदा मुझे उसकी पिक्चर या कुछ, देखें आपने आपके साथ ताल्लुक ख़त्म कर देता, हाँ, उसके बाद भी आपसे मिलता रहा जी। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि इसने मुझे बोला कि मैंने तुम्हें 2019 में तलाक दिया है। इसने अदालत में जाके ये कहा है कि मैंने इसको जून 2020 में तलाक दी है। अब देखें दोनों में तजाद है, मुझे 2019 बोला है, वहाँ अदालत में 2020 बोला है। ज़ाहिर है एक चीज़ झूठ है ना, झूठ के पाँव नहीं होते, ठीक है। फिर 2022-23 में मुझे इसके मैसेजेस आ रहे हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान टिपिकल चैट्स होती हैं और जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, आई मिस यू, मुझे अपनी सेल्फी भेजो, कैन आई कम होम, आई एम कमिंग, और फिर ये आए भी। तो अब मुझे एक चीज़ बताएं कि इन सारी चीज़ों में अगर इसने मुझे तलाक दी थी, उस वक्त तलाक दी थी, तो ये बंदा मुझे तलाकनामा उस वक्त भेजता ना। आप किसी खातून को तलाक दे रहे हैं, आप उसको तलाकनामा नहीं भेजते, या आप उसको नहीं बताते कि आपने उसको तलाक दी है,
उसको पता ही नहीं है, उस औरत को पता ही नहीं है कि आपने उसको तलाक दी हुई है, ठीक है। तलाक दी होती तो उस वक्त बंदा मुझे भेजता। इसने तलाकनामा पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान इसने जाली तलाकनामा तैयार कराया बैक डेट्स में, और ये अब उसको सामने लेके आया, क्योंकि पहले बहुत दफ़ा मेरे मांगने पे मेरे भाई ने इससे पूछा तो ये भेज देता ना अगर तलाक होती तो। अच्छा, मुझे बताएं कि 2022 में जिस तरह आप बता रही हैं कि घर में आता रहा और कॉल मैसेजेस करता रहा, उसी रूटीन में ही आते रहे? मैंने आपको बताया ना, कभी आते थे कभी तो नहीं उनकी रूटीन डे वन फात वो चीज़ें चल रही थी कि कभी ठीक हो जाना, कभी फिर इश्यूज हो जाना, कभी फिर ठीक हो जाना, तो वो ऑन एंड ऑफ चीज़ें चल रही थी। क्योंकि आपकी बच्ची का जो भी मसला है उस वजह से आप दोनों ने कोशिश नहीं की कि चलो बैठकर इस मसले को डिस्कस करते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, या वो इस तरफ आते ही नहीं कि सॉर्ट आउट करना ही नहीं? मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की उनसे बात करने की, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि उस इंसान ने जिस तरह वो होता है कि नॉन सीरियसनेस है, बात को बॉदर नहीं करना। देखें, वो अगर इतना इन चीज़ों में होता या वो जिम्मेदारी लेने वाला इंसान होता तो वो बच्ची का पूरी तरह जिम्मेदारी लेता। अब इस इंसान के, इसके दूसरे जो बच्चे हैं, 3 बेटे इसके एचएसएन कॉलेज में पढ़ते हैं। आप देखें एचएसएन कॉलेज में कोई भी बच्चा जो है वो 3.5 लाख 4 लाख उसका खर्चा होता है। हैसियत ही जा सकता है, आम आदमी नहीं जा सकता वहाँ पर। इवन जिस बंदे की जो सैलरी है वो 14-15 लाख है, उनके बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं एचएसएन से। 14-15 लाख महीना कमाने वाले के बच्चे एचएसएन से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जाहिर है ये बहुत कमा रहे हैं, ये इनके पास इतना है तो एचएसएन कॉलेज इनके बच्चे ले रहा है ना। तो वो 3-3 बच्चे इनके एचएसएन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और इस बच्ची को वो एक बेसिक ऑटिज़म की थेरेपी के पैसे नहीं दे रहे। वो यहाँ पे इस बच्ची को वो उसका खर्चा कभी भेजा कभी नहीं भेजा, थोड़ा बहुत, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, 3-4 महीने बाद कोई बंदा आपको 50-60 हज़ार रुपये भेज दे, तो 50-60 हज़ार 3-4 महीने बाद उससे तो घर नहीं चलता ना, उससे तो आप बच्चा नहीं पाल सकते। घर मैंने क्या चलाना है इसके पैसों से, बच्चा नहीं पाल सकते आप। फिर एक इसकी एजुकेशन है, आगे एजुकेशन पे आपको पता है आजकल तो नॉर्मल एक जो स्कूल है वो 25-30 हज़ार तो नॉर्मल स्कूल में खर्चा हो जाता है एक बच्चे का। तो नॉर्मल स्कूल छोड़े, मतलब कोई अच्छा स्कूल छोड़े, नॉर्मल स्कूल के पैसे भी नहीं कभी इसने मुझे दिए। तो वो मेरे लिए, अब बच्ची 5 साल की होगी या 3 साल में बच्चा स्कूल भेजते हैं आप, मैं उसको स्कूल नहीं भेज पा रही। फिर ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो उसकी थेरेपीज 3 तरह की होती हैं। एबीए थेरेपी है जो उसका बिहेवियर कंट्रोल करती है, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो उसको फिजिकली काम डाउन करती है क्योंकि ये बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, और स्पीच थेरेपी है क्योंकि ये बच्चे स्पीच डिले होते हैं मोस्टली। मेरी बेटी नॉन वर्बल है, बहुत इक्का दुक्का कोई लफ्ज़ बोलती है, बाकी वो नॉन वर्बल है अभी तक। तो मैं अब ये टोटल जो है वो 70-80 हज़ार का खर्चा है, मैं कहाँ से दूँ उतने पैसे? लेकिन इस तरह बच्चों को एक सिंगल मदर होते हुए उनके एक्सपेंस अफोर्ड करना, उनकी परवरिश करना, उनको उनका चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक अकेली खातून होते हुए किस तरह से मैनेज कर रही हैं इन चीज़ों को? मैंने क्लॉथिंग स्टोर एक शुरू किया था ऑनलाइन 2019 में, और उसको बस वही उसी से मैं थोड़ा बहुत जो भी मैं घर के गेस्ट रूम से मैंने शुरू किया था वहीं से मैं कमा रही हूँ थोड़ा बहुत जितना भी है। बस ये है कि खींच खांच के गुजारा ही करना पड़ता है। ज़ाहिर है उस तरह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी सिर्फ मैं बच्ची की बाकी थेरेपी, उसकी बिहेवियर थेरेपी मैं नहीं करा पा रही, उसका मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं करा पा रही क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं उसको सिर्फ स्पीच थेरेपी में उसके 25 हज़ार महीने का देती हूँ और मैं वो करा रही हूँ। मतलब इक़्तिदार में होते हुए जिस बच्ची का बाप इस टाइम, जिसके अपने बच्चे जो हैं वो HSN में पढ़ रहे हैं, वो अगर इस बच्ची की तीनों थेरेपी होती हैं तो ये बच्ची जल्दी रिकवर कर सकती है? ये बच्ची 4 से 5 साल तक नॉर्मल बच्चों की दौड़ में शामिल हो सकती है आराम से, अगर इस पे काम किया जाए, अगर इस पे मेहनत की जाए। मेहनत करने के लिए तो मैं तैयार हूँ ना, मैं कर रही हूँ मेहनत, मैं धक्के एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, और एक्सपेंस वो देने को तैयार नहीं है, वो उस पर खर्च करने को तैयार नहीं है। वो इस तरह का बाप है। मुझे एक चीज़ बताएं, वो अपने बाकी 4 बच्चों पे वो लुटा रहा है पैसे। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं उनके कोई ख़िलाफ़ बात नहीं करी, ज़ाहिर है वो भी बच्चे हैं, लेकिन एटलीस्ट वो इस बच्ची को भी उस तरह ही रखे ना जिस तरह इसके बाकी बच्चे हैं। इसका इलाज का, इसकी तालीम का ख़र्चा दे। अब 2 साल से मैं इसका स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, मैं स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रही हूँ क्योंकि स्कूल में शैडो टीचर चाहिए, साथ शैडो टीचर के अलग से पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास नहीं है पैसे। अभी आपका क्या मुतालबा है कि बच्ची का ख़र्चा होना चाहिए, कम से कम आपको वो मिलना चाहिए मंथली जितना भी बच्ची के एक्सपेंस हैं, और जो आपकी डाइवोर्स है उसका तो अभी केस आपका चल रहा है। अब आप वाकई में इसे डाइवोर्स चाहती हैं या अभी आप चाहती हैं कि किसी ना किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ हो जाए इस आदमी के साथ? आपको लगता है कि आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो आपका गुजर जाएगा? कॉम्प्रोमाइज़ अब क्या होना है मुझे बताएं। कॉम्प्रोमाइज़ तो देखे ना, एक बंदा खुल के आपके सामने आ गया, एक बंदा आपको धोखा दे रहा है, एक बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, एक जाली वो तलाकनामा बनवा के ले आया बैक डेट्स में, वो मेरी ज़िंदगी के 5-6 साल खा गया है।
इसने मुझे तलाक देनी थी, इसने मुझे छोड़ना था, ये छोड़ देता। बच्चे की जिम्मेदारी दी है आपकी। 2019-20 में छोड़ देता। ठीक है, मैं अपनी लाइफ को आगे कुछ देखती कि मैंने क्या करना है। अब इस हालत में, और दूसरा साइकोलॉजिकली इसने मुझे मेंटली इतना टॉर्चर दिया है। आप मुझे पहले की मेरी पिक्चर्स देखें और आप इस वक्त मुझे देखें जो मेरी हालत है, आप मुझे पहचानेंगे नहीं। इतना इस बंदे ने मुझे जहनी तौर पे परेशान रखा इतने अरसे में। और ऑटिस्टिक बच्चे के साथ तो माँ वैसे ही बन जाती है ना 24 घंटे के लिए। ऑटिस्टिक बच्चे के साथ तो आप कुछ और नहीं कर सकते। तो मैं अगर अकेले उसको मैनेज कर रही हूँ, ऑटिस्टिक बच्चे को, अगर मैं अकेले सब चीज़ें कर रही हूँ, तो कम से कम ये बंदा इतना तो कर सकता है ना कि एटलीस्ट उसका इलाज का, उसकी तालीम का और उसका जो खर्चा है वो दे दे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये साहब हैसियत है? ये खाता पीता है? ये होम सेक्रेटरी पंजाब है और इसकी बेटी इसी से इंसाफ के लिए कोर्ट के 4थे फ्लोर पे सीढ़ियां चढ़ के जा रही है और धक्के खा रही है। बच्चे के साथ इस तरह धक्के खाना, उसको ले लेके फिरना। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ ऊपर लोगों को कि कोई क्या करता है मेरे लिए, क्योंकि ये बंदा इतना बाइख्तियार है, ये हर जगह पहुंच के हर चीज को ये मैनेज कर लेता है। ऐसे वहाँ पर पैसे लगा देने, लेकिन अपनी बच्ची के ऊपर नहीं लगाने। नहीं, ऑटिस्टिक बच्चे के साथ लाइफ आसान नहीं होती पेरेंट्स की। 2 पेरेंट्स हो, मियाँ बीवी दोनों हो, माँ बाप दोनों हो, तो आसान नहीं होती। और मैं सिंगल हैंडेडली ये मैनेज कर रही हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे सर पे पड़ी हुई है, लेकिन ये बंदा नहीं कर रहा कुछ भी। अब मैं देख रही हूँ कि अदालतों में मुझे इंसाफ मिलता है। मैं देख रही हूँ कि इसके ऊपर मुझे एक चीज़ बताएं, मरियम नवाज ने अपनी जो पहली स्पीच थी, जो सीएम बनने के बाद उनकी जो पहली स्पीच थी, उन्होंने उसमें बात की थी कि ऑटिस्टिक बच्चों पे अगर ज़रा सा काम किया जाए तो वो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जा सकते हैं, वो लाइफ में बहुत अच्छे हो सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। ये मरियम नवाज ने बोला था अपनी स्पीच में। मरियम नवाज ने ये बोला था कि मैं सीएम बनूंगी तो मैं ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूंगी। मैं खातून नहीं हूँ, मुझे बताएं। मरियम नवाज के नीचे जो होम सेक्रेटरी, उनका अपना जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब है, वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ वो घर में ये सलूक कर रहा है। तो मुझे बताएं, वो घर में इस तरह का है तो वो बाहर क्या इंसाफ करेगा? एक साहिब हैसियत शख्स जो कि इस टाइम इक़्तिदार में है और इक़्तिदार की जो खुमारी होती है वो उसके सर पर चढ़कर बोल रही है, इस तरह के इदारों में लाखों रुपया खर्च कर देगा इस केस को जीतने के लिए, इस खातून को हराने के लिए, लेकिन अपनी उस बेटी को जिसको इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बाप की सपोर्ट की है, उसके ऊपर पैसे नहीं लगाएगा। ये वो कहानी है जो कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की कहानी है। इन लोगों ने लोगों के साथ इंसाफ करना है। उम्मीद करते हैं कि जो अदालतें हैं वो मेरिट पर फैसला करेंगी और इनको इंसाफ दिलाएंगी। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।